उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की ऐतिहासिक भूमि में अगस्त का महीना अक्सर गर्मियों के अंत और शरद ऋतु की शुरुआत की शुष्क धूप लेकर आता था। आसमान अधिक ऊंचा और साफ हो गया था और हवाएं भी उत्तर से हल्की ठंडक लाने लगी थीं। लेकिन पूरी गर्मी में जमा हुई उमस अभी भी हवा में कहीं न कहीं छिपी हुई लगती थी। खासकर दोपहर और शुरुआती शाम में बाहरी इलाकों के छोटे गांवों का माहौल, जहां धान के खेत खपरेल की छतों वाले घरों के साथ मिले जुले थे, अक्सर उत्तरी भारत के ग्रामीण इलाकों की एक विशिष्ट शांति में डूबा रहता था। लेकिन उस शांति को अगस्त 2018 के मध्य में एक दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर में एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीख ने बेरहमी से चीर दिया। वो चीख रमेश कुमार और उनकी पत्नी सुनीता देवी के घर से आ रही थी। ये एक युवा परिवार था जिसे गांव के कई लोग उनकी मेहनत, नेकी और एक दूसरे के प्रति गहरे प्यार के कारण पसंद करते थे। रमेश अभी अभी मुंबई में एक करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद घर लौटे थे। वो सुबह जल्दी निकल गए थे। उनका दिल कुछ दिनों की जुदाई के बाद अपनी पत्नी और प्यारे बेटे से मिलने की उत्सुकता से भरा हुआ था। उनके मन में ये कल्पना थी कि पत्नी एक सौम्य मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आएगी और उनका 9 साल का बेटा स्कूल की कहानियां सुनाने के लिए चहकेगा। उन्होंने मां बेटे के लिए छोटे छोटे उपहार भी खरीदे थे, जिन्हें उन्होंने अपने बैग में सावधानी से पैक किया था। लेकिन जब उन्होंने लोहे का गेट धकेलकर आंगन में कदम रखा, तो एक भयानक खामोशी ने उनका स्वागत किया। उनका एक मंजिला पक्का और साफ सुथरा घर आज अजीब तरह से खामोश था। मुख्य दरवाजा सिर्फ थोड़ा सा भिड़ा हुआ था। उनके मन में एक अजीब सी आशंका हुई कि कुछ गड़बड़ है। रमेश ने जोर से अपनी पत्नी और बेटे का नाम पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। वो घर के अंदर भागे। उनका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। बैठक में जो पहला दृश्य उनकी आंखों के सामने आया, उसने उस 32 वर्षीय स्वस्थ और मजबूत आदमी को लगभग तोड़कर रख दिया। उनकी पत्नी 28 वर्षीय सुनीता देवी और उनका बेटा 9 वर्षीय रोहन टाइल वाले फर्श पर गतिहीन पड़े थे। मां बेटा एक दूसरे के पास एक पुराने गिरे हुए स्टैंड पंखे के पास पड़े थे। उस भयावह क्षण में दर्द और घबराहट के तूफान के बीच रमेश के दिमाग में केवल एक ही विचार कौन था। जीवित रहने की एक सहज प्रवृत्ति जाग उठी, लगभग एक अचेतन प्रतिक्रिया में पंखे को बिजली से काटने की। वो तुरंत अपनी पत्नी और बेटे के पास नहीं दौड़े। इसके बजाय वो उठे, लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास की दीवार की ओर भागे, जहां घर का मेन स्विच लगा था। एक सूखी टक की आवाज आई जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत से स्विच को नीचे गिरा दिया, जिससे पूरे घर की बिजली कट गई। तभी जब बिजली के उपकरणों की भिनभिनाहट बंद होने से घातक खामोशी और भी गहरी हो गई। रमेश ने उन 2 बेजान शरीरों के पास घुटने टेकने की हिम्मत की। उन्होंने कांपते हुए अपनी पत्नी और बेटे को छुआ। उनकी त्वचा ठंडी पड़ चुकी थी। जीवन सचमुच उन्हें छोड़ चुका था। दर्द और निराशा अब सचमुच फूट पड़ी, जिसने उनकी चेतना को पूरी तरह से डुबो दिया। रमेश को उन 2 लाशों को गले लगाकर चीखने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। उनकी चीख अब शब्दों में नहीं थी। ये एक घायल जानवर की दहाड़ थी, एक ऐसी ध्वनि जिसमें दुनिया की सारी निराशा और पीड़ा समाई हुई थी। जो पड़ोसी अपनी दोपहर की नींद में थे, वे उस भयानक चीख से जाग गए। वे चिंता से भरे हुए दौड़ कर आए। जब उन्होंने घर के अंदर का भयावह दृश्य देखा, तो हर कोई स्तब्ध और हक्का बक्का रह गया। कुछ महिलाएं अपने आंसू नहीं रोक सकीं। पुरुषों ने शांत रहने की कोशिश की। रमेश को लाशों से दूर खींचा और तुरंत स्थानीय पुलिस थाने और सीतापुर जिला पुलिस को फोन किया। 15 मिनट से भी कम समय में स्थानीय पुलिस की टीम घटनास्थल को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले पहुंची। उसके बाद सीतापुर जिला पुलिस की अपराध शाखा की विशेष गाड़ी भी सायरन बजाती हुई उस छोटी सी गली में दाखिल हुई। शुरुआत में घटनास्थल पर पहुंचने पर जो कुछ देखा गया, उसके आधार पर लगभग सभी लोगों, यहां तक कि पहले पहुंचे पुलिस अधिकारियों की भी एक ही राय थी।
ये शायद बिजली के रिसाव के कारण एक दुखद दुर्घटना थी। फर्श पर गिरा हुआ पुराना स्टैंड पंखा, उसके पास पड़े माँ बेटे, सभी विवरण एक दुखद सिनेरियो की ओर इशारा कर रहे थे। हो सकता है कि पंखे में बिजली का रिसाव हो रहा हो। सुनीता ने अनजाने में उसे छू लिया और उन्हें करंट लग गया। बेटे ने मां को खतरे में देखा और सहज रूप से उसे बचाने के लिए दौड़ा और फिर वो भी उस घातक बिजली का शिकार हो गया। ऐसी दुर्घटनाएं ग्रामीण इलाकों में कई बार हो चुकी थीं, जहां लोग अभी भी कई पुराने असुरक्षित बिजली के उपकरण इस्तेमाल करते हैं। उस छोटे से मोहल्ले में मातम का माहौल छा गया। हर कोई उस युवा मां और निर्दोष बच्चे के लिए दुखी था और रमेश के असहनीय दर्द को देखकर कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। हालांकि आपराधिक जांच की प्रक्रिया किसी भी अनुमान या जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देती है। मेजर अजय सिंह, जो कि गंभीर अपराध जांच दल के प्रमुख थे और जिन्हें इस क्षेत्र में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव था, ने अपनी टीम को घटनास्थल की बहुत सावधानी पूर्वक और सूक्ष्मता से जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी गैर जरूरी लोगों को घटनास्थल से हटने का आदेश दिया और पूरे घर को एक पीली पट्टी से घेर दिया गया। सफेद सुरक्षात्मक सूट पहने फॉरेंसिक विशेषज्ञ अपने काम में लग गए। उन्होंने कई कोणों से पूरे घटनास्थल की तस्वीरें लीं, पीड़ितों, पंखे और आसपास की वस्तुओं की स्थिति को मापा। सब कुछ चुपचाप पेशेवर तरीके से किया जा रहा था, जो बाहर के अराजक और दुखद माहौल के बिल्कुल विपरीत था। जबकि उनके सहयोगी अन्य सुराग इकट्ठा कर रहे थे, सब इंस्पेक्टर आलोक शर्मा, एक युवा फॉरेंसिक अधिकारी जो अपनी तेज नजर और सावधानी के लिए जाने जाते थे, ने अपना ध्यान सबसे महत्वपूर्ण सबूत बिजली के पंखे पर केंद्रित किया। उन्होंने धीरे धीरे दस्ताने पहने और जांच के लिए पंखे को सीधा खड़ा किया। ये एक काफी पुराना स्टैंड पंखा था। पंखे की जाली पर कुछ जगहों पर जंग लग गई थी। उन्होंने पंखे के काले तार का पीछा किया और फिर एक बहुत छोटा लेकिन निर्णायक विवरण उनकी पेशेवर नजरों से बच नहीं सका। तार पर प्लग से लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक असामान्य बात थी। ये लंबे समय तक उपयोग के कारण घिसा हुआ निशान नहीं था। ये बहुत ज्यादा खिंचने के कारण टूटा भी नहीं था। सब इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा। ये एक कट था, एक बहुत ही साफ, तेज कट जो तार के लगभग समकोण पर था, जिससे अंदर के दो छोटे तांबे के तार दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सावधानी से एक विशेष नैप का उपयोग करके कट की जगह पर प्लास्टिक के आवरण को थोड़ा अलग किया। कट और भी स्पष्ट हो गया। ये सपाट और चिकना था, जिसमें खुरदरापन या फटने का कोई निशान नहीं था। ये निश्चित रूप से चाकू, कैंची या ब्लेड जैसी किसी तेज चीज का निशान था। ये चूहे के काटने जैसा बिल्कुल नहीं था, जो अक्सर असमान और दांतेदार निशान छोड़ता है। सब इंस्पेक्टर शर्मा ने तुरंत इस महत्वपूर्ण खोज की सूचना मेजर सिंह को दी। अनुभवी टीम लीडर आगे बढ़े, झुके और एक विशेष टॉर्च की रोशनी में कट का बारीकी से निरीक्षण किया। उनका चेहरा सख्त हो गया। उनकी शुरुआती सहानुभूति की जगह गहरी सोच ने ले ली। उनके दिमाग में कई सिद्धांत बनने लगे और एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का सिद्धांत जल्दी ही खारिज कर दिया गया। बिजली के तार पर ऐसा साफ कट अपने आप नहीं हो सकता। ये केवल मानव हाथ से ही बनाया जा सकता है, और यदि इसमें मानवीय हस्तक्षेप था तो मामले की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई थी। एक दुखद दुर्घटना से ये एक हत्या का मामला बन गया था। किसी ने जानबूझकर एक घातक जाल बनाया था और फिर घटनास्थल को ऐसा रूप दिया था कि ये बिजली के झटके से हुई दुर्घटना लगे। मामले को तुरंत एक हत्या के मामले की जांच प्रक्रिया में बदल दिया गया। मेजर सिंह ने जांच दल को पूरे घटनास्थल की फिर से कई गुना अधिक सावधानी से तलाशी लेने का आदेश दिया, ताकि किसी भी अजनबी के किसी भी निशान की तलाश की जा सके, जैसे कि उंगलियों के निशान, जूते के निशान या यहाँ तक कि अजनबी बाल या कपड़े के रेशे। साथ ही एक अन्य जासूसी दल को संबंधित लोगों के बयान लेना शुरू करने का काम सौंपा गया। सबसे पहले रमेश कुमार थे, पति जिन्होंने सबसे पहले घटना का पता लगाया था,
जब किसी परिवार में हत्या होती है तो जांच के अनुभव के अनुसार नंबर 1 संदिग्ध हमेशा सबसे करीबी लोग होते हैं। शुरुआती संदेह बहुत तार्किक रूप से पति रमेश कुमार पर गया, हालांकि वो अत्यधिक दर्द का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जांचकर्ता इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते थे कि ये सिर्फ एक नाटक था। जांच दल ने एक ठंडा सिद्धांत बनाया। क्या ये हो सकता है कि रमेश ने ही अपनी पत्नी की हत्या के लिए ये बिजली का जाल बनाया हो? पति पत्नी के बीच विवाद हत्या के सबसे आम कारणों में से एक है। हो सकता है कि उसने दक्षिण जाने से पहले तार काट दिया हो, प्लग को सॉकेट में लगा दिया हो और घटनास्थल को व्यवस्थित कर दिया हो। शादी में जाने की यात्रा एक आदर्श बहाना बन जाएगी। हालांकि इस सिद्धांत में एक घातक कमजोरी थी, बेटे की उपस्थिति। यदि लक्ष्य केवल पत्नी थी तो बेटा क्यों मरा? हो सकता है कि बच्चे की मौत हत्यारे की अनपेक्षित दुर्घटना हो। योजना से बाहर की एक त्रासदी। हो सकता है कि बच्चे ने अपनी मां को उस समय छू लिया हो जब उसे करंट लग रहा था और वो एक निर्दोष शिकार बन गया हो। ये सिद्धांत हालांकि कुछ पहलुओं में प्रशंसनीय लग रहा था, जल्द ही आसपास के लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जब जासूसों ने पड़ोसियों और दोनों तरफ के परिवार के सदस्यों के बयान लिए तो सभी ने एक दृढ़ बयान दिया। रमेश एक अनुकरणीय पति और पिता थे। वो पूरे मोहल्ले में एक नेक, मेहनती और अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनका जीवन भौतिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन ये हमेशा हंसी और खुशी से भरा था। किसी ने भी उन्हें कभी जोर से बहस करते नहीं सुना था। रमेश का कोई विवाहेतर संबंध होना या कोई इतना बड़ा विवाद होना जो पत्नी की हत्या का कारण बन सके, उनके लिए एक अकल्पनीय बात थी। इसके अलावा रमेश का बहाना भी बहुत मजबूत था। उसके पास हवाई जहाज का टिकट था। दर्जनों दोस्त थे जो पिछले 3 दिनों के दौरान दक्षिण में शादी में उसकी उपस्थिति की गवाही दे सकते थे। उसके लिए वहां रहते हुए घर पर अपराध करना असंभव था। इन बयानों और स्पष्ट बहाने के सबूतों ने पति को निशाना बनाने वाले सिद्धांत को धीरे धीरे खारिज कर दिया। जांच दल ने माना कि रमेश पर संदेह करना जांच प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम था, लेकिन उसके अपराधी होने की संभावना बेहद कम थी। मामला फिर एक और जटिल दिशा में चला गया। यदि पति नहीं, तो वो कौन था जिसने इतनी क्रूरता और चालाकी से काम किया? उस व्यक्ति का क्या मकसद हो सकता है कि उसने सुनीता और उसके बेटे दोनों की हत्या कर दी? मामला रहस्य के एक पर्दे से ढका हुआ लग रहा था। जांचकर्ताओं को पता था कि इस पर्दे को उठाने के लिए उन्हें शव परीक्षण के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। पीड़ितों के शरीर पर मौजूद मूक निशान ही इस घर के अंदर हुई सच्ची भयावह कहानी को बताने की कुंजी होंगे। अब सभी की निगाहें फॉरेंसिक जांच कक्ष पर टिकी थीं, जबकि घर के बाहर का घटनास्थल अभी भी चर्चाओं और रिश्तेदारों के दर्द भरे रोने से गूंज रहा था। एक और जगह सीतापुर जिले के फॉरेंसिक केंद्र के लगभग पूर्ण मौन में एक शांत लेकिन निर्णायक काम चल रहा था। घटनास्थल पर प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद दोनों पीड़ितों के शवों को एक विशेष वाहन में यहां लाया गया था। ऑपरेशन थिएटर का ठंडा, कीटाणु वहित वातावरण सख्त था, जिसमें केवल धातु के हल्के टकराने और फोरेंसिक परीक्षकों की धीमी, स्थिर आवाजें थीं। मेजर अजय सिंह और जांच दल के कुछ प्रमुख जांचकर्ता एक कोने में चुपचाप खड़े होकर पहले परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे समझते थे कि सुनीता और उसके बेटे की मौत का सच केवल ठंडे सर्जिकल चाकू और फॉरेंसिक डॉक्टरों की तेज वैज्ञानिक नजरों से ही पाया जा सकता है। इस शव परीक्षण के मुख्य प्रभारी डॉक्टर प्रकाश वर्मा थे, जो 20 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ थे, जिनके बाल सफेद हो चुके थे और जिनकी आंखों में हमेशा एक गहरी सोच की चमक रहती थी। उन्होंने अपने काम के माध्यम से अनगिनत मानवीय त्रासदियों को देखा था। उनके लिए प्रत्येक शरीर एक कहानी थी, एक मूक मामला जिसे सुनने और समझने की जरूरत थी। शव परीक्षण की प्रक्रिया रोहन के शरीर के साथ शुरू हुई।
उस ठंडी धातु की मेज पर पड़े बच्चे के छोटे नाजुक शरीर को देखकर मेजर सिंह जैसे सबसे कठोर पुरुषों को भी अपने दिलों में एक दर्द महसूस हुआ। डॉक्टर वर्मा और उनके सहयोगियों ने सम्मानपूर्वक और सावधानी से अपना काम किया। उन्होंने बच्चे के पूरे शरीर की जांच की। बाहर से किसी भी बाहरी बल का कोई निशान नहीं था। कोई खरोंच, चोट या तेज वस्तु से कोई घाव नहीं था। एकमात्र निशान दाहिने हाथ की उंगलियों पर कुछ बहुत छोटे गहरे रंग के बिजली के जलने के निशान थे, जहां से बिजली शरीर में प्रवेश कर सकती थी, और बाएं पैर के तलवे पर एक समान जलने का निशान था। ये वो जगह हो सकती है जहां से बिजली निकली थी। आंतरिक परीक्षा के परिणामों ने भी इस निष्कर्ष को पुख्ता किया। आंतरिक अंगों में बिजली के झटके से अचानक ऐंठन के लक्षण थे। जहर या किसी अन्य अंतर्निहित बीमारी का कोई संकेत नहीं था जो मौत का कारण बन सकता था। निष्कर्ष जल्दी और निश्चित रूप से दिया गया था। रोहन की मौत बिजली के झटके से हुई थी। बच्चे की मौत ठीक वैसी ही थी जैसी जांच दल ने सबसे बुरे सिनेरियो में भविष्यवाणी की थी। एक निर्दोष शिकार। हत्यारे की योजना से बाहर की एक त्रासदी। बच्चे की जांच पूरी करने के बाद सभी का ध्यान मां सुनीता देवी के शरीर पर केंद्रित हो गया। यही मामले की असली कुंजी थी। डॉक्टर वर्मा ने बाहरी जांच की प्रक्रिया बहुत सावधानी से शुरू की। अपने बेटे की तरह सुनीता के शरीर पर भी बिजली के जलने के स्पष्ट निशान थे, जो ये दर्शाता था कि मौत का सीधा कारण बिजली का झटका था। सब कुछ एक नकली दुर्घटना के सिनेरियो के अनुसार चल रहा था, लेकिन अपने अनुभव से डॉक्टर वर्मा ने किसी भी छोटे से छोटे विवरण को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने एक उच्च आवर्धन वाले आवर्धक कांच का उपयोग करके पीड़ित के शरीर के हर सेंटीमीटर की जांच की, विशेष रूप से गर्दन, चेहरे और दोनों हाथों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की। और फिर उनके धैर्य का फल मिला जब उन्होंने सुनीता की गर्दन के क्षेत्र की जांच की। एक अत्यंत धुंधला निशान जो नग्न आंखों से लगभग अदृश्य था, ने उनका ध्यान आकर्षित किया। ये एक स्पष्ट खरोंच नहीं था, बल्कि बाईं गर्दन पर एक बहुत हल्का निशान था, जिसका रंग आसपास की त्वचा की तुलना में थोड़ा गहरा था। यदि कोई अनुभवी विशेषज्ञ नहीं होता तो इसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता या ये मान लिया जाता कि ये सिर्फ एक सामान्य त्वचा की तह है। डॉक्टर वर्मा ने एक सहायक से उस त्वचा क्षेत्र पर एक विशेष प्रकाश डालने के लिए कहा। इस प्रकाश के तहत निशान अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ये निरंतर नहीं था, बल्कि रुका हुआ था, जो उंगलियों के आकार के अनुरूप था जब गर्दन पर जोर से कसा जाता है। उन्होंने सावधानी से निशान के आकार और रूप को मापा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एक प्रारंभिक निष्कर्ष दिया जिसने सभी जांचकर्ताओं की सांसें रोक दीं। ये हाथ से गला घोंटने के निशान थे। पीड़ित को बिजली के झटके से मरने के लिए व्यवस्थित किए जाने से पहले हत्यारे ने उसे बेहोश होने तक या लगभग बेहोश होने तक हाथ से गला घोंटा था। ये खोज पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता थी। ये साबित करता है कि बिजली का जाल सक्रिय होने से पहले एक सीधी हिंसक कार्रवाई हुई थी। ये मामला निश्चित रूप से एक हत्या का था और झूठा घटनास्थल बनाने की कार्रवाई न केवल अपराध को छिपाने के लिए थी, बल्कि शायद इससे पहले हुए एक और अपराध को छिपाने के लिए भी थी। लेकिन जो कुछ बाद में खोजा गया उसने सभी को और भी अधिक झकझोर दिया। जब डॉक्टर वर्मा ने अन्य भागों, विशेष रूप से पीड़ित के निजी अंगों की जांच जारी रखी तो उन्होंने गंभीर चोटों के लक्षण पाए। कई खरोंच और चोट के निशान थे जो ये दर्शाते थे कि पीड़ित की इच्छा के विरुद्ध जबरन संभोग किया गया था। निश्चित रूप से पुष्टि करने के लिए उन्होंने योनि से स्वैब के नमूने लिए और सुनीता के अंडरवियर की जांच की। माइक्रोस्कोप के नीचे जांच और त्वरित विश्लेषण के परिणामों ने वीर्य की उपस्थिति की पुष्टि की। भयानक सच नग्न और दर्दनाक रूप से सामने आया था। सुनीता देवी की न केवल हत्या की गई थी, बल्कि उससे पहले उसके साथ बेरहमी से यौन उत्पीड़न किया गया था। हत्यारे का मकसद अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट था, हवस।
दुष्ट ने अपना मुंह बंद करने के लिए पीड़ित की हत्या कर दी। फिर एक ही समय में अपने 2 जघन्य अपराधों, बलात्कार और हत्या को छिपाने के लिए एक परिष्कृत झूठा घटनास्थल बनाया। मेजर सिंह और उनके साथियों के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मामले की प्रकृति उनकी शुरुआती कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह और घिनौनी हो गई थी। लेकिन डॉक्टर वर्मा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खोज, जो बाद में मामले को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई, पाई गई। उन्होंने देखा कि पीड़ित के दोनों हाथ बहुत कसकर मुट्ठी में बंधे हुए थे, जो हमले और अत्यधिक दर्द का सामना करते समय एक अचेतन आत्मरक्षा प्रतिक्रिया है। उन्होंने धीरे धीरे एक विशेष उपकरण का उपयोग करके सुनीता की उंगलियों को खोला और जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, दाहिने हाथ के 3 नाखूनों के नीचे कुछ बहुत छोटे सफेद रंग के ऊतक के टुकड़े चिपके हुए थे। ये हत्यारे की त्वचा के टुकड़े थे, जो पीड़ित द्वारा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हमलावर पर खरोंच और हमला करने की कोशिश करते समय निकल गए थे। उसने अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। ये छोटे त्वचा के टुकड़े फॉरेंसिक वैज्ञानिकों के लिए एक खजाने की तरह थे। उनमें डीएनए था, जिसमें अपराधी का अद्वितीय जैविक हस्ताक्षर था। डॉक्टर वर्मा ने इन सभी त्वचा के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए एक कीटाणु रहित कपास झाड़ू और एक सुपर छोटे नैब का उपयोग अत्यंत सावधानी और सटीकता से किया। प्रत्येक टुकड़े को एक अलग परीक्षण ट्यूब में रखा गया, सील किया गया और सावधानी से क्रमांकित किया गया। एकत्र किए गए वीर्य के नमूने के साथ ये सबसे महत्वपूर्ण भौतिक सबूत होगा। अपराधी की सटीक पहचान निर्धारित करने के लिए सुनहरा कुंजी, चाहे वो कहीं भी छिपा हो या कितनी भी हठ धर्मता से इनकार करे। शव परीक्षण सुबह होने पर समाप्त हुआ। प्रारंभिक रिपोर्ट तुरंत जांच दल को भेज दी गई। इसकी सामग्री ने पूरी त्रासदी की तस्वीर को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से फिर से बनाया। सुनीता देवी पर एक व्यक्ति ने यौन हमला किया था। विरोध के दौरान उसने हत्यारे को खरोच दिया था। उसके बाद हत्यारे ने उसे बेहोश होने तक हाथ से गला घोंटा, फिर अपना पाशविक कृत्य किया। अपराध को छिपाने और सुराग मिटाने के लिए उसने पंखे के तार को काटकर एक झूठा घटनास्थल बनाया, जिससे पीड़ित की बिजली के झटके से मौत हो गई। इस प्रक्रिया के दौरान रोहन ने शायद संयोग से देख लिया हो या अपनी मां को बचाने के लिए दौड़ा हो और अनजाने में उस घातक बिजली के जाल का दूसरा शिकार बन गया हो। अब मामले को सटीक रूप से फिर से परिभाषित किया गया था। ये बलात्कार हत्या का मामला था, जिसमें अपराध को छिपाने के लिए एक अत्यंत परिष्कृत और क्रूर तरीका अपनाया गया था। इस परिणाम से हत्यारे का एक प्रारंभिक चित्र भी बन गया था। वो पीड़ित के परिवार से परिचित होना चाहिए या कम से कम आसपास के क्षेत्र में रहता हो, क्योंकि तभी वो परिवार की दिनचर्या जान सकता था। विशेष रूप से ये जानते हुए कि रमेश 3 दिनों के लिए दूर था और सुनीता घर पर अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली थी, उसने इस अवसर का लाभ उठाकर हमला किया। वो एक विकृत इच्छा वाला व्यक्ति हो सकता है जो लंबे समय से सुनीता पर नजर रख रहा था। इन नई टिप्पणियों के आधार पर मेजर अजय सिंह ने तुरंत जांच दल की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। एक नई जांच योजना तैयार की गई। एक पूरी तरह से नए मानदंड के अनुसार संदिग्धों की जांच और उन्हें घेरने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब सभी जांच दिशाएं इस सवाल के इर्द गिर्द घूमेंगी कि सुनीता के साथ यौन उत्पीड़न करने वाला कौन हो सकता है। तलाशी आदेश जारी किया गया। जासूसों को कई टीमों में विभाजित किया गया, जिन्होंने एक बड़े पैमाने पर लेकिन बहुत ही शांत स्क्रीनिंग शुरू की। घेरे गए विषयों में गांव और पड़ोसी गांवों में रहने वाले सभी युवा और मध्यम आयु वर्ग के पुरुष शामिल थे, विशेष रूप से वे जो पीड़ित के परिवार के रिश्तेदार, पड़ोसी या परिचित थे। पुलिस बल ने क्षेत्र में संदिग्धों के रिकॉर्ड की भी समीक्षा की, विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान दिया जिनका यौन उत्पीड़न, चोरी, डकैती से संबंधित आपराधिक रिकॉर्ड था या जो लापरवाह जीवन जीते थे और जिनका नैतिक पतन हो गया था। समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो गई थी।
जांच दल जानता था कि दुष्ट अभी भी बहुत करीब कहीं छिपा हो सकता था और उन्हें उसे भागने या कोई और अपराध करने से पहले जल्दी से ढूंढना था। फोरेंसिक केंद्र से प्रारंभिक रिपोर्ट सुबह होते ही जांच दल को भेज दी गई। रिपोर्ट में प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक अधिकारी और सैनिक के दिमाग पर ठंडे हथौड़े की तरह लगी। उजागर हुआ सच उनकी किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा नग्न और क्रूर था। ये केवल छिपाने के लिए की गई हत्या नहीं थी, बल्कि एक बर्बर यौन उत्पीड़न भी था। एक पार्श्विक कृत्य जिसने एक युवा मां की जान ले ली और अप्रत्यक्ष रूप से उसके मासूम बच्चे की अकारण मौत का कारण बना। सीतापुर जिला पुलिस की अपराध शाखा के बैठक कक्ष में माहौल घना और भारी हो गया। पीड़ितों के प्रति दया जल्द ही अत्यधिक गुस्से में बदल गई। प्रत्येक जांचकर्ता के चेहरे पर पूरी रात जागने की थकान एक फौलादी दृढ़ संकल्प से बदल गई थी। उस मानव रूपी राक्षस को ढूंढना और उसे उसके अक्षम्य अपराध के लिए भुगतान करवाना होगा। मेजर अजय सिंह सफेद बोर्ड के सामने खड़े थे, जिस पर घटनास्थल की तस्वीरें चिपकी हुई थीं। उन्होंने एक मार्कर लिया और बिजली दुर्घटना से मौत शब्दों के नीचे एक मजबूत रेखा खींची। उन्होंने बगल में नए स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में लिखा, बलात्कार, हत्या, झूठा घटनास्थल बनाना। मामले की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई थी और इसके साथ ही जांच की दिशा को भी एक अलग, अधिक केंद्रित और तेज मोड़ लेना पड़ा। हत्यारे का मकसद अब स्पष्ट है, मेजर सिंह ने कहा। उनकी आवाज नींद की कमी और सिगरेट के धुएं के कारण गहरी और कर्कश थी। ये हवस है। दुष्ट ने सुनीता को निशाना बनाया। वो अच्छी तरह जानता था कि पीड़ित का पति दूर है। वो एक परिचित है या कम से कम पास में रहता है। इतना कि वो परिवार की दिनचर्या को जानता है। हमारा काम अब इस घेरे के भीतर सभी संदिग्धों की छानबीन करना है। एक व्यापक तलाशी योजना तैयार की गई और तुरंत लागू की गई। काम को 2 मुख्य मोर्चों में विभाजित किया गया, जो समय बचाने के लिए समानांतर रूप से चल रहे थे। पहला मोर्चा एक डिप्टी टीम लीडर के नेतृत्व में अपराध के स्थान और आसपास के गांवों में सभी आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों की फाइलों की समीक्षा करने का काम था। पहली प्राथमिकता उन लोगों को दी गई जिनका यौन उत्पीड़न, बलात्कार, छेड़छाड़ से संबंधित आपराधिक रिकॉर्ड था। इसके बाद चोरी, डकैती, जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराधों के रिकॉर्ड वाले लोग थे जो गुंडागर्दी और आक्रामक स्वभाव के थे। सूची में प्रत्येक नाम को जासूसों द्वारा चुपचाप उनकी पहचान, रिश्तों और विशेष रूप से अपराध के समय उनकी गतिविधियों की पुष्टि करने के लिए सत्यापित किया गया था। केवल सुबह में 5 सबसे गंभीर माने जाने वाले संदिग्धों की एक प्रारंभिक सूची मेजर सिंह की मेज पर रखी गई थी। पहला व्यक्ति पप्पू यादव नाम का 35 वर्षीय व्यक्ति था, जो जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में 4 साल की जेल की सजा काटने के बाद लगभग 6 महीने पहले ही जेल से छूटा था। पप्पू अकेला रहता था और गांव में एक शराबी और झगड़ालू के रूप में जाना जाता था। जासूसों को पहले पप्पू की निगरानी और सत्यापन करने का आदेश दिया गया था। हालांकि ये सिद्धांत जल्दी ही खारिज कर दिया गया। अपराध के समय पप्पू घटनास्थल से 15 किलोमीटर से अधिक दूर सीतापुर शहर में एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। ठेकेदार और 10 से अधिक अन्य मजदूरों ने पुष्टि की कि पप्पू ने उस पूरे सप्ताह निर्माण स्थल के शिविर में काम किया और रहा था और कहीं नहीं गया था। दूसरा संदिग्ध चिंटू तिवारी नाम का 26 वर्षीय युवक था, जिसके पास कोई स्थिर नौकरी नहीं थी और जो आवारागर्दी करता था और जिसका छोटी मोटी चोरी का एक पिछला रिकॉर्ड था। चिंटू के बारे में एक संदिग्ध बात ये थी कि उसका घर पीड़ित के घर से केवल 500 मीटर की दूरी पर था। वो अपनी अनुचित नजरों और गांव की महिलाओं को छेड़ने के लिए भी जाना जाता था। जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया तो चिंटू शुरू में काफी टालमटोल कर रहा था। हालांकि कुछ देर की जिरह के बाद उसने स्वीकार किया कि उस दोपहर वो सुनीता के घर के पास के इलाके में घूम रहा था। लेकिन उसने एक अकाट्य बहाना भी पेश किया। उसने दावा किया कि उस समय वो अपने खोए हुए कुत्ते की तलाश कर रहा था।
और कम से कम 3 अन्य पड़ोसियों ने उसे दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच पीड़ित के घर से दूर एक अलग इलाके में घूमते हुए देखा था। ये वो समय था जिसे फॉरेंसिक ने सुनीता और उसके बेटे की मौत का समय माना था, निर्धारित किया था। इन 3 गवाहों के बयान पूरी तरह से मेल खाते थे। चिंटू को संदिग्धों की सूची से हटा दिया गया। सूची में बाकी 3 संदिग्धों को भी बारी बारी से सत्यापित किया गया और उनके पास पर्याप्त बहाने थे। एक व्यक्ति दूसरे राज्य में काम करने गया था। एक का पैर टूट गया था और वो घर पर बिस्तर पर पड़ा था। अंतिम व्यक्ति, हालांकि उसका अतीत खराब था, उस दिन सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने के आरोप में पुलिस थाने में हिरासत में था। पहली जांच हालांकि बहुत तत्काल और सावधानी से की गई थी, कोई परिणाम नहीं लाई। इससे पता चलता है कि अपराधी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। वह एक पूरी तरह से सामान्य दिखने वाला व्यक्ति हो सकता है, एक भेड़िया जो भेड़ की खाल में छिपा हो। इस बीच दूसरी जांच, जिसका नेतृत्व स्वयं मेजर सिंह कर रहे थे, ने पीड़ित के परिवार के सामाजिक संबंधों की जांच पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे अनुभवी जासूसों को क्षेत्र में भेजा गया। उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी। उन्होंने सामान्य नागरिकों का वेश धारण किया। हर चाय की दुकान, हर बाजार में घुस गए। हर कहानी, हर अफवाह सुनी। उन्होंने रमेश के घर के आसपास के सभी पड़ोसियों, सुनीता के करीबी दोस्तों और दोनों तरफ के रिश्तेदारों के बयान लिए। इस काम के लिए धैर्य और चतुराई की आवश्यकता थी, क्योंकि सबसे मूल्यवान जानकारी कभी-कभी व्यर्थ लगने वाली गपशप में छिपी होती है। दर्जनों संपर्क और बयान लिए गए, लेकिन परिणाम अभी भी बहुत अस्पष्ट थे। सभी ने पुष्टि की कि रमेश और सुनीता का परिवार बहुत सामंजस्यपूर्ण रूप से रहता था। किसी के साथ कोई विवाद या झगड़ा नहीं था। सुनीता को एक सुंदर, सौम्य, गुणी और अपने पति और बच्चों से बेहद प्यार करने वाली महिला के रूप में वर्णित किया गया था। उसके कोई जटिल रिश्ते या व्यापक सामाजिक मेलजोल नहीं था। उसका जीवन लगभग पूरी तरह से परिवार, खेत के काम और बच्चों की देखभाल के इर्द गिर्द घूमता था। ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो ये दर्शाती हो कि उसका कोई प्रेम प्रसंग था या उसे किसी व्यक्ति द्वारा खुलेआम परेशान या पीछा किया जा रहा था। जांच एक गतिरोध पर पहुंचती दिख रही थी। दुष्ट एक भूत की तरह लग रहा था, जिसने पीड़ित के सामाजिक संबंधों में कोई निशान नहीं छोड़ा था। गतिरोध का दबाव जांच दल पर भारी पड़ने लगा। समय बीत रहा था। हर घंटे के साथ अपराधी के सुराग मिटाने और भागने की संभावना बढ़ रही थी। मेजर सिंह बहुत बेचैन महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर और भी अधिक सावधानी से समीक्षा करने का फैसला किया। उनका मानना था कि जासूसों ने शायद कोई विवरण, कोई बयान छोड़ दिया हो जो महत्वहीन लग रहा हो, लेकिन जो मामले की कुंजी हो। एक टीम को गांव में वापस जाने, उन पड़ोसियों से फिर से मिलने का आदेश दिया गया जिनसे पहले बयान लिया गया था। इस बार उन्होंने सीधे सवाल नहीं पूछे, बल्कि सिर्फ बैठकर बातचीत की। लोगों को उस दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर में जो कुछ भी देखा या सुना था, उसे याद करने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। और इसी दृढ़ता ने एक अप्रत्याशित परिणाम दिया। जब वे सामने वाले घर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत से बात कर रहे थे, जो 70 वर्ष से अधिक की थीं और लगभग पूरा दिन अपने आंगन में ही रहती थीं, तो उन्होंने एक विवरण का उल्लेख किया। बूढ़ी औरत ने बताया कि उस दोपहर के शुरुआती घंटों में उसने सुनीता के बेटे रोहन को गली में खेलते देखा था। थोड़ी देर बाद उसने रमेश के भतीजे विकास सिंह को आते देखा। विकास इस साल 19 साल का था। रमेश के सगे भाई का बेटा, जिसका घर कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। विकास ने रोहन को बुलाया, उससे कुछ कहा, फिर अपनी जेब से एक नोट निकालकर लड़के को दिया। रोहन ने पैसे लिए, खुश हुआ और तुरंत गांव के कोने पर किराने की दुकान की ओर भागा। बूढ़ी औरत को यह भी अच्छी तरह याद था कि वो 10 रुपए का नोट था। अपने चचेरे भाई को पैसे देने के बाद विकास तुरंत घर नहीं गया, बल्कि अपने चाचा के घर की ओर चला गया। ये कहानी बताते समय बूढ़ी औरत ने खुद ये नहीं सोचा था कि ये महत्वपूर्ण है।
चचेरे भाई का अपने छोटे भाई को कैंडी खरीदने के लिए पैसे देना ग्रामीण इलाकों में एक बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन सुन रहे दो जासूसों के लिए ये विवरण उनकी रीढ़ में बिजली की तरह दौड़ गया। इसने विकास सिंह को अपराध से ठीक पहले घटना स्थल पर रखा और 9 साल के बच्चे को घर से बाहर भेजने के लिए पैसे देने की कार्रवाई एक यादृच्छिक कार्य नहीं हो सकती है। ये बच्चे को कहीं और लुभाने के इरादे से किया गया कार्य हो सकता है ताकि अकेली मां पर हमला करना आसान हो। ये सोने जैसी कीमती जानकारी तुरंत मेजर सिंह को दी गई। जब उन्होंने रिपोर्ट सुनी तो बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। उनका चेहरा तनावपूर्ण हो गया। विकास सिंह, ये नाम पहले किसी भी संदिग्ध सूची में नहीं आया था। वो पीड़ित का सगा भतीजा था। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। सैद्धांतिक रूप से वो आखिरी व्यक्ति था जिस पर कोई संदेह कर सकता था। लेकिन आपराधिक जांच में कुछ भी असंभव नहीं है। अपराध का तर्क कभी कभी मानवीय भावनाओं के सभी सामान्य तर्कों के विरुद्ध जाता है। विकास सिंह के बारे में सत्यापन का आदेश तत्काल जारी किया गया। इस व्यक्ति के बारे में जानकारी जल्दी से एकत्र की गई। विकास इस साल 19 साल का था और हाल ही में विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में असफल हुआ था। पड़ोसियों और परिवार के अनुसार असफल होने के बाद विकास चुप और कम बोलने वाला हो गया था। वो काम पर नहीं जाता था, न ही खेत के काम में अपने माता पिता की मदद करता था, बल्कि लगभग अपना सारा समय ऑनलाइन गेम खेलने के लिए इंटरनेट कैफे में बिताता था। वो अक्सर कुछ दिनों के लिए घर से गायब हो जाता था और फिर गेम में पैसे डालने के लिए अपने माता पिता से पैसे मांगने के लिए वापस आ जाता था। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था और जब उसके माता पिता उसे डांटते थे तो वो जल्दी गुस्सा हो जाता था। एक संकटग्रस्त, निराश, दिशाहीन और वास्तविकता से बचने के लिए आभासी दुनिया में शरण लेने वाले एक युवक का चित्र सामने आया। ये एक अस्थिर मनोविज्ञान वाला व्यक्ति था और आसानी से उत्तेजित और गुमराह हो सकता था। इन असामान्य संकेतों को पड़ोसी से मिले महत्वपूर्ण सुराग के साथ जोड़कर मेजर सिंह ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हमें तुरंत विकास सिंह से बात करने की जरूरत है। 3 सबसे तेज तर्रार जांचकर्ताओं की एक टीम विकास के घर भेजी गई। घर अपराध स्थल से बस एक छोटी सी गली दूर था। जब पुलिस अधिकारी अंदर घुसे तो विकास की मां, एक थके हुए चेहरे वाली महिला, चिंता के साथ उनसे मिलने आई। जब विकास के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसका बेटा घर पर नहीं है। उसने कहा कि कल सुबह से विकास ने परिवार को बताया था कि वो दिल्ली में एक ऑनलाइन दोस्त से मिलने जा रहा है और तब से चला गया है। परिवार भी उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। उसका मोबाइल फोन बंद था और उसे कॉल नहीं किया जा सकता था। ये जानकारी जांच दल के संदेह की पुष्टि जैसी थी। अपराध के ठीक बाद एक अचानक अस्पष्टीकृत गायब होना और संपर्क से बाहर होना, ये एक यादृच्छिक संयोग नहीं हो सकता। ये एक भगोड़े का व्यवहार था। रिपोर्ट मिलते ही मेजर सिंह ने मेज पर जोर से हाथ मारा। पहेली के सभी टुकड़े अब पूरी तरह से एक साथ फिट होते दिख रहे थे। उन्होंने विकास सिंह के लिए एक तत्काल तलाशी वारंट जारी करने का आदेश दिया। वो नंबर 1 संदिग्ध था। उसे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जांच में एक निर्णायक मोड़ आया था। घने अंधेरे से अपराधी का चित्र उभरने लगा था, हालांकि अभी भी छिपा हुआ था। एक बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू होने वाली थी। जांच दल जानता था कि वे एक घायल जानवर का सामना कर रहे हैं और वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। विकास सिंह के लिए तत्काल तलाशी का आदेश उसी रात जारी कर दिया गया। नंबर 1 संदिग्ध का चित्र, उसकी व्यक्तिगत पहचान की जानकारी के साथ सीतापुर जिले के सभी पुलिस थानों, कस्बों और शहरों और पड़ोसी राज्यों और शहरों की पुलिस की परिचालन इकाइयों, विशेष रूप से राजधानी दिल्ली, जहां विकास की मां ने कहा था कि वो जा सकता है, को भेज दिया गया था। एक ठंडे खून वाले हत्यारे, एक 19 वर्षीय गेम के आदी युवक के वेश में छिपे एक राक्षस की तलाश आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। अपराध शाखा का पूरा तंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहा था। हर मिनट, हर घंटे के साथ दौड़ रहा था। मेजर अजय सिंह मिशन की तात्कालिकता को अच्छी तरह समझते थे।
विकास सिंह एक पेशेवर अपराधी नहीं था जिसे भागने का अनुभव हो। वो सिर्फ एक किशोर था जिसने आवेग में काम किया था और अब घबराया हुआ था। लेकिन यही घबराहट और अनुभवहीनता उसे अप्रत्याशित बनाती थी। वो भागने के दौरान और अधिक अपराध करने के लिए उतावला हो सकता था या सजा से बचने के लिए आत्महत्या जैसा कोई नकारात्मक कदम भी उठा सकता था। किसी भी कीमत पर जांच दल को उसे जीवित ढूंढना था ताकि वो कानून की सजा का सामना कर सके और पूरी सच्चाई उगल सके। जासूसी टीमों को विभाजित किया गया जो एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही थीं। एक टीम ने विकास के दोस्तों के रिश्तों की जांच पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उन युवकों से संपर्क किया जो अक्सर उसके साथ घूमते फिरते थे। इन लोगों के बयानों के माध्यम से विकास के जीवन का एक स्पष्ट चित्र फिर से बनाया गया। वास्तविक जीवन में उसका लगभग कोई करीबी दोस्त नहीं था। उसकी पूरी दुनिया कंप्यूटर स्क्रीन पर सिमट गई थी। उसके दोस्त मुख्य रूप से ऑनलाइन गेम की आभासी दुनिया के माध्यम से परिचित थे। वह गेम के लिए जीता था, गेम के साथ खाता सोता था और उसकी सभी रुचियां भी आभासी लड़ाइयों के इर्द गिर्द घूमती थीं। एकमात्र स्थान जहां वो नियमित रूप से जाता था वो इंटरनेट कैफे थे, जहां वो दिन ब दिन उस दुनिया में डूबा रह सकता था। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो जासूसों ने एकत्र की वो ये थी कि विकास अक्सर दिल्ली में कुछ गेमिंग दोस्तों को जानने के बारे में शेखी बघारता था। उसने एक बार कहा था कि वो एक दिन उनसे मिलने और एक साथ बॉस से लड़ने के लिए वहां जाएगा। इसने जांच दल के इस विश्वास को और मजबूत किया कि दिल्ली उस व्यक्ति का सबसे संभावित गंतव्य था। इस बीच एक उच्च तकनीकी टीम भी विकास के मोबाइल फोन से सिग्नल का पता लगाने का प्रयास कर रही थी। हालांकि फोन बंद कर दिया गया था। विशेषज्ञ अभी भी उस अंतिम स्थान का पता लगा सकते थे जहां से फोन ने बंद होने से पहले सिग्नल भेजा था। नेटवर्क प्रदाता के सेल टॉवर के डेटा से पता चला कि फोन का अंतिम सिग्नल कल सुबह लगभग 7 बजे सीतापुर शहर के दक्षिणी बस स्टेशन के पास एक स्थान पर दर्ज किया गया था। यहां से वो आसानी से कहीं भी जाने के लिए बस पकड़ सकता था और दिल्ली की दिशा सबसे तार्किक थी। उस समय के बाद फोन पूरी तरह से चुप हो गया। शायद सिम निकाल दिया गया था या बैटरी खत्म हो गई थी। एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक सुराग कट गया था। इस स्थिति को देखते हुए मेजर सिंह ने फैसला किया कि एक व्यापक खोज अप्रभावी और समय लेने वाली होगी और उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक था जहां उस व्यक्ति के छिपने की सबसे अधिक संभावना थी। उन्होंने सभी सबसे इनीक बलों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने, सभी बड़े इंटरनेट कैफे, विशेष रूप से 24x7 संचालित होने वाले कैफे की कुल जांच और तलाशी लेने का निर्देश दिया। ये उस व्यक्ति के ठिकाने पर सीधे हमला करने की एक रणनीति थी। घर से भागे हुए गेम के आदी लोगों की एक आम आदत होती है, वे बड़े इंटरनेट कैफे की तलाश करते हैं जहां वे पूरी रात गेम खेल सकते हैं। इन जगहों पर अक्सर भोजन, पेय और यहां तक कि सोने के लिए एक अस्थायी क्षेत्र भी उपलब्ध होता है। बहुत अधिक पैसे के बिना वे वहां कई दिनों तक रह सकते हैं। आभासी दुनिया में डूबे रहकर कठोर वास्तविकता को भूल सकते हैं। उसी रात सीतापुर पुलिस के सबसे अनुभवी अपराध जासूसों सहित एक विशेष टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई। वे तलाशी वारंट और उस व्यक्ति की तस्वीर लेकर आए और दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया। एक व्यापक तलाशी योजना तैयार की गई। दिल्ली में हजारों इंटरनेट कैफे हैं। गहरी गलियों में छोटे कैफे से लेकर सैकड़ों कंप्यूटरों वाले विशाल गेमिंग सेंटर तक, उस लोगों के समुद्र में एक व्यक्ति को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। जासूसों को कई छोटी टीमों में विभाजित किया गया जो सादे कपड़ों में मध्य दिल्ली के जिलों जैसे कि कॉल प्लेस, कन्नॉट प्लेस और करूल बाग में फैल गए। ये वे स्थान हैं जहां कई विश्वविद्यालय केंद्रित हैं और जहां सबसे बड़े गेमिंग हब भी हैं। उन्होंने सांप को चौंकाने से बचने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक जांच नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सामान्य गेमिंग ग्राहकों की भूमिका निभाई। चुपचाप चारों ओर घूमकर अवलोकन किया। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में उसके फोन में विकास सिंह की तस्वीर थी। उन्होंने स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हर युवा चेहरे का मिलान किया।
इस काम के लिए अत्यधिक धैर्य और सावधानी की आवश्यकता थी। एक कैफे के बाद दूसरा, एक मंजिल के बाद दूसरी, सैकड़ों हजारों युवा गेमर्स। सभी एक जैसे दिखते थे, उलझे हुए बालों, नींद की कमी से थके हुए चेहरों और आभासी लड़ाइयों पर टिकी उत्साही आंखों के साथ। एक दिन की कड़ी तलाशी के बाद दर्जनों बड़े गेमिंग कैफे की जांच की गई, लेकिन विकास सिंह का कोई पता नहीं था। थकान और दबाव सैनिकों के कंधों पर भारी पड़ने लगा। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तलाशी के दूसरे दिन की रात 3 जासूसों की एक टीम ने करोल बाग की एक सड़क पर स्थित एक बड़े गेमिंग सेंटर में प्रवेश किया। ये गेमर्स के बीच एक प्रसिद्ध अड्डा था, जो दिन में 1 घंटे भी बंद नहीं होता था। अंदर का माहौल सिगरेट के धुएं, पसीने और तत्काल नूडल कप की गंध से भरा था। एकमात्र रोशनी सैकड़ों कंप्यूटर स्क्रीन से आ रही थी, जो भावहीन चेहरों पर पड़ रही थीं। कीबोर्ड की खटखटाहट, माउस क्लिक और गालियों और चीखों की आवाजें एक साथ मिलकर एक विशिष्ट अराजक ध्वनि बना रही थीं। जासूसों ने खुद को विभाजित किया। चुपचाप मशीनों की पंक्तियों के साथ चले। पहली मंजिल की लगभग पूरी जांच के बाद कोई परिणाम न मिलने पर वे दूसरी मंजिल पर चले गए, जो टीम गेमर्स और रात भर खेलने वालों के लिए आरक्षित क्षेत्र था। जब एक जासूस एक कोने में स्थित अंतिम पंक्ति की मशीनों तक पहुंचा, तो वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें एक पतले, लंबे युवक पर केंद्रित थीं, जो एक गेमिंग कुर्सी पर सिकुड़ा हुआ बैठा था। युवक ने एक फीकी काली टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे। उसका चेहरा थका हुआ था और कई रातों की नींद की कमी के कारण उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने हेडफोन पहने हुए थे, मुंह में गालियां बड़बड़ा रहा था और दोनों हाथ एक पागल गति से कीबोर्ड और माउस पर लगातार काम कर रहे थे। वो यहां के दर्जनों अन्य गेमर्स से अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन एक विवरण ने जासूस का ध्यान खींचा। उसकी दाहिनी गर्दन पर कुछ लंबी खरोंचें थीं, जो पपड़ी बनने लगी थीं। जासूस ने धीरे धीरे अपना हाथ अपने कान पर रखा और अपने कॉलर में छिपे मिनी वॉकी टॉकी पर बटन दबाया, जिससे उसके 2 साथियों को संकेत मिला। उसने अपना फोन निकाला, सुनने का नाटक किया और साथ ही विकास सिंह की तस्वीर से मिलान किया। हालांकि उसके सामने वाला युवक तस्वीर की तुलना में थोड़ा अधिक थका हुआ और गंदा था, लेकिन उसके चेहरे की विशेषताएं नाक के पुल से लेकर होठों और माथे तक पूरी तरह से मेल खाती थीं। इसमें कोई संदेह नहीं था, ये वही था। बाकी 2 जासूस जल्दी और चुपचाप 2 तरफ से पास आए, एक घेला बनाते हुए। वे एक उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक उसी समय विकास का गेम कैरेक्टर मारा गया। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और हेडफोन उतार दिए। ठीक उसी क्षण जब आभासी दुनिया पर उसका ध्यान भंग हुआ, पहला जासूस आगे बढ़ा। उसने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा। विकास सिंह, जासूस ने पूछा। उसकी आवाज गहरी और दृढ़ थी। विकास चौंक गया, मुड़ा और जब उसने अपने चारों ओर तेज आंखों वाले 3 अजनबी लोगों को देखा, तो उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अत्यधिक घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने सहज रूप से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जासूसों के 2 मजबूत हाथों ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया था, जिससे उसकी हर हरकत रुक गई थी। पुलिस, तुम गिरफ्तार हो, चुप रहो और हमारे साथ चलो। पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में हुई। इतनी तेज और पेशेवर कि कैफे में लगभग किसी को भी इसका एहसास नहीं हुआ। विकास के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। उसे कैफे से बाहर ले जाया गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जब ठंडी हथकड़ी उसकी कलाई पर लगी, तो उसे पता चल गया कि उसका भागना खत्म हो गया है। आभासी दुनिया में डूबे हुए दिन उसे उस अपराध से नहीं बचा सके जो उसने वास्तविक दुनिया में किया था। उसी रात विकास सिंह को दिल्ली से सीतापुर जिला पुलिस मुख्यालय लाया गया। 100 किलोमीटर से अधिक की लंबी यात्रा के दौरान उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपना सिर नीचे झुकाए रखा और कभी कभी कांपता रहा। पूछताछ कक्ष में जांचकर्ताओं का सामना करते हुए विकास ने शुरू में अपनी हठधर्मिता दिखाई। उसने घर से भागने की बात स्वीकार की,
लेकिन अपनी चाची और चचेरे भाई की मौत में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया। जब उसकी गर्दन पर खरोचों के बारे में पूछा गया तो उसने शांति से जवाब दिया कि ये एक दिन पहले एक घनी झाड़ी में जाने और एक शाखा से खरोच लगने के कारण हुआ था। उसने खुद को एक निर्दोष भतीजे के रूप में पेश किया, जो अपने परिवार की त्रासदी पर दुखी था और पुलिस द्वारा गलत तरीके से संदेह किया जा रहा था। हालांकि जांचकर्ता बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं थे। वे जानते थे कि उनके पास ऐसे तुर्प के इक्के हैं जिनकी उस व्यक्ति को कल्पना भी नहीं हो सकती थी। मेजर सिंह ने सीधे विकास की आंखों में देखा। उनकी आवाज शांत लेकिन वजनदार थी। हमें अभी तुमसे स्वीकारोक्ति की आवश्यकता नहीं है। हमें बस तुम्हारे डीएनए का एक नमूना चाहिए ताकि हम जांच कर सकें। परिणाम हमें बताएंगे कि तुम्हारी गर्दन पर खरोच एक शाखा के कारण है या किसी ऐसे व्यक्ति के नाखूनों के कारण है जो विरोध करने की कोशिश कर रहा था। ये हमें ये भी बताएगा कि तुम्हारा डीएनए घटना स्थल पर मिले वीर्य और त्वचा कोशिकाओं के नमूने से मेल खाता है या नहीं। डीएनए के दो शब्द सुनकर, वीर्य और त्वचा के टुकड़ों के नमूनों से मिलान की बात सुनकर विकास सिंह का चेहरा अचानक कागज की तरह सफेद हो गया। उसकी झूठी शांति एक पल में ढह गई। वो हांफने लगा और उसके माथे पर पसीना आ गया। वो जानता था कि विज्ञान झूठ नहीं बोलेगा। वो जानता था कि वो जो झूठ की दीवार बनाने की कोशिश कर रहा था वो जल्द ही ढह जाएगी। सारी हठ धर्मिता गायब हो गई। उसकी जगह अत्यधिक निराशा और भय ने ले ली। उसने जांचकर्ताओं को देखा और फिर धीरे धीरे अपना सिर मेज पर पटक दिया। उसके कंधे कांप रहे थे। पूछताछ कक्ष में एक दिमागी लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जीत पहले ही तय हो चुकी थी। पूछताछ कक्ष की चार ठंडी भूरी दीवारें भी उस माहौल से ज्यादा ठंडी नहीं लग रही थीं जो विकास सिंह को घेरे हुए था। मेजर सिंह के शब्द हालांकि शांत थे, एक धीमे धीमे फटने वाले बम की तरह विनाशकारी थे जिसने उसके द्वारा बनाए गए अंतिम रक्षात्मक किले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। डीएनए, वीर्य, त्वचा कोशिकाएं, ये वैज्ञानिक शब्द उसके जैसे कम पढ़े लिखे और केवल आभासी दुनिया से परिचित व्यक्ति के लिए एक अदृश्य शक्ति के फैसले की तरह लग रहे थे। एक ऐसी शक्ति जिसे नकारा नहीं जा सकता था, जिसके साथ कोई मोल भाव नहीं किया जा सकता था। उसने इन चीजों के बारे में टीवी पर, अपराध फिल्मी में सुना था। वो जानता था कि वे अकाट्य सबूत हैं। वो जानता था कि उसका अपराध हालांकि गणना और बिजली की घातक आग से छिपा हुआ था, फिर भी उसने मूक निशान, जैविक हस्ताक्षर छोड़े थे जिन्हें वो कभी नहीं मिटा सकता था। कमरे में खामोशी घुटन भरी हो गई थी। केवल विकास की भारी होती सांसों और दीवार पर लगी घड़ी की नियमित टिक टिक की आवाज थी। हर गुजरते सेकंड के साथ उसके दिल में अपराध का बोझ कई गुना बढ़ता जा रहा था। उसका चेहरा इस समय भय, निराशा और एक भयावह समर्पण का एक अराजक मिश्रण था। वो अब नाटक करने के लिए खुद को मजबूर नहीं कर रहा था। उसकी सारी ऊर्जा जैसे खींच ली गई थी। उसने अपना सिर ठंडी लोहे की मेज पर टिका दिया। उसके हथकड़ी लगे हाथ एक दूसरे में कसकर बंधे हुए थे और कांप रहे थे। मैं उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसका सूखा गला केवल टूटे फूटे अर्थहीन ध्वनियां ही निकाल सका। मेजर सिंह ने उस पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने बस चुपचाप देखा, सच्चाई के वजन को अपना काम करने दिया। वो जानते थे कि वो व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका है। बाकी सब केवल समय की बात थी। एक युवा जांचकर्ता ने धीरे से विकास के सामने गर्म पानी का एक गिलास रखा। उसने अपनी बेजान आंखों से ऊपर देखा और फिर कांपते हुए अपने दोनों हाथों से गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गया, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का सहारा ले रहा हो। पानी पीने के बाद वो थोड़ा शांत हो गया, या यूं कहें कि एक ऐसे व्यक्ति की शांति जिसे पता है कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपना सिर उठाया और सीधे जांचकर्ताओं को देखा। उसकी लाल पानी भरी आंखें, ये मैंने किया है। उसकी आवाज कर्कश और धीमी थी।
लेकिन इतनी कि कमरे में हर कोई स्पष्ट रूप से सुन सके। पहला कबूलनामा हो चुका था। ये एक मजबूत बांध में एक छोटी सी दरार की तरह था और जल्द ही झूठ का पूरा बांध टूट गया। विकास सिंह ने अपने सभी अपराधों को कबूल करना शुरू कर दिया। एक युवा की निराशा और असफलता से लेकर एक राक्षस में बदलने तक की एक भयावह कहानी। उसमें अपने जीवन के बारे में बताया, एक ऐसा जीवन जो उसके अनुसार उबाऊ और निराशा से भरा था। सबसे बड़ा आघात विश्वविद्यालय की परीक्षा से शुरू हुआ। एक किसान परिवार में सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उसके कंधों पर अपने माता पिता की सभी उम्मीदें थीं। उन्होंने उसे पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, हर पैसा बचाया था, इस उम्मीद में कि वो गरीबी से बाहर निकल सकेगा और शहर में एक उज्जवल भविष्य बना सकेगा। लेकिन वो दबाव एक असहनीय बोझ बन गया। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, उसका ज्ञान अधूरा था। परीक्षा का परिणाम एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में आया। वह एक दयनीय स्कोर के साथ असफल हो गया। परिणाम प्राप्त करने का दिन वह दिन था जब उसकी दुनिया ढह गई। उसने अपने पिता की निराश आंखों का, अपनी मां के चुपचाप आंसुओं का सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। खुद को एक बेकार व्यक्ति, परिवार के लिए एक शर्मिंदगी महसूस किया। अपराध बोध, आत्महीनता ने उसकी युवा आत्मा को खा लिया और उस कठोर वास्तविकता से बचने के लिए उसने ऑनलाइन गेम की आभासी दुनिया में शरण ली। शुरू में यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था, लेकिन जल्द ही वो उसमें डूब गया। गेम की दुनिया में वो अब विकास सिंह नहीं था, एक लड़का जो विश्वविद्यालय की परीक्षा में असफल हो गया था। वो एक शक्तिशाली योद्धा था, एक शक्तिशाली जादूगर। वो विशाल राक्षसों को मार सकता था, वो पूरी सेना की कमान संभाल सकता था। उसे अन्य खिलाड़ियों द्वारा सम्मान दिया जाता था, उसकी प्रशंसा की जाती थी। उसने वहां वो मान्यता और शक्ति की भावना पाई जो उसे वास्तविक जीवन में कभी नहीं मिल सकती थी। इंटरनेट कैफे उसका दूसरा घर बन गया। वो वहां दिन में 16-18 घंटे बैठ सकता था, खाना पीना भूलकर। उसका जीवन केवल स्क्रीन पर लड़ाइयों, कर्कश ध्वनियों और चमकती रोशनी तक ही सीमित रह गया था। कैफे के जटिल और अस्वास्थ्यकर वातावरण में ही उसे अन्य जहरीली चीजों से भी संक्रमित किया गया था। कुछ बड़े गेमिंग दोस्तों ने उसे वयस्क फिल्में दिखाई थीं। पहली बार उन छवियों के संपर्क में आने पर वो उत्सुक और भयभीत दोनों था, लेकिन फिर अकेलेपन, बोरियत और स्वस्थ भावनात्मक संबंधों की कमी में वे छवियां उसे परेशान करने लगीं। उसके दिमाग में विकृत विचार बोने लगीं। वो उन चीजों का अनुभव करने के लिए तरसने लगा जो उसने फिल्मों में देखी थीं। उसकी शर्मीली, आत्महीन प्रकृति ने उसे किसी भी लड़की से संपर्क करने या परिचित होने से रोक दिया। दमित इच्छा, जिसका कोई आउटलेट नहीं था, धीरे धीरे उसके दिमाग में चुपचाप बढ़ते हुए एक राक्षस में बदल गई। और फिर उस राक्षस को एक लक्ष्य मिल गया, वो उसकी चाची सुनीता देवी थी। सुनीता उसकी आंखों में एक बहुत ही आदर्श मॉडल थी। वो सुंदर, सौम्य और सक्षम थी। हर बार जब वो अपने चाचा के घर जाता था तो वो उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता था, केवल चुपके से देखता था। सुनीता उसके प्रति बहुत अच्छी थी, हमेशा उसे परिवार के एक बच्चे की तरह मानती थी। उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती थी और कभी-कभी उसे नाश्ते के लिए कुछ पैसे देती थी। लेकिन उसकी विकृत दृष्टि के माध्यम से वो सामान्य देखभाल कुछ और में विकृत हो गई। वो अपनी चाची के बारे में पागल कल्पनाएं करने लगा। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी चाल, सब कुछ उसकी पापी इच्छाओं का स्रोत बन गया। वो जानता था कि ये अनाचार है, पाशविक है, लेकिन वो अपने विचारों के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सका। सुनीता के प्रति उसका जुनून दिन ब दिन बढ़ता गया। उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसके अंदर के राक्षस के जागने का अवसर तब आया जब उसे पता चला कि उसके चाचा रमेश को 3 दिनों के लिए एक शादी में दक्षिण जाना है। वो जानता था कि उन 3 दिनों के दौरान सुनीता घर पर अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली होगी। उसके दिमाग में एक बर्बर योजना बनने लगी।
उसने परिणामों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उस समय उसका दिमाग केवल विकृत छवियों और अनियंत्रित वासना से भरा था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर में कई दिनों तक निगरानी रखने के बाद उसने हमला करने का फैसला किया। वो अपने चाचा के घर की गली के बाहर घूम रहा था। उसने अपने चचेरे भाई रोहन को अकेले खेलते देखा। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने रोहन को बुलाया, अपनी जेब से एक फटा हुआ 10 रुपए का नोट निकाला जो उसके पास आखिरी पैसा था। उसे लड़के को दिया और उसे गांव के कोने पर किराने की दुकान से कैंडी खरीदने के लिए कहा। उसने बच्चे को खुशी से भागते हुए देखा। उसका दिल उत्साहित और ठंडा दोनों था। जब उसे यकीन हो गया कि घर में केवल सुनीता अकेली है, तो वो चुपके से आंगन में गया। घर का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा। सुनीता रसोई में थी और आवाज सुनकर बाहर आई। उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हुई और पूछा कि वो इस समय यहां क्यों आया है। उसने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप पास आया। उसकी आंखें उसे एक अजीब तरह से घूर रही थीं। सुनीता को महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो पीछे हटी और पूछा कि वो क्या चाहता है। ठीक उसी समय उसके अंदर के राक्षस ने उसकी चेतना पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वो दौड़कर उसे गले लगा लिया। सुनीता घबराकर चिल्लाई और संघर्ष करने की कोशिश की। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि जिस भतीजे को वो हमेशा प्यार करती थी, वह ऐसा पाशविक व्यवहार कर सकता है। उसने एक महिला की पूरी ताकत से विरोध किया, उसे धक्का दिया और उसके चेहरे और गर्दन पर खरोच दिया। उसकी खरोचों ने उसकी गर्दन पर निशान छोड़ दिए और बाद में उसके अपराध का सबूत भी बन गए। सुनीता के उग्र प्रतिरोध ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत उसकी पाशविक प्रवृत्ति को चरम पर पहुंचा दिया। वो गुस्से में पागल हो गया। उसने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को जोर से दबा दिया। सुनीता ने निराशा में संघर्ष किया, लेकिन एक कमजोर महिला की ताकत एक पागल युवक की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर बाद उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो उसके हाथों में बेहोश हो गई। सुनीता को गतिहीन देखकर उसने ठंडे फर्श पर ही अपना पाशविक कृत्य किया। उसने अपनी विकृत वासना को संतुष्ट किया था, जिसे वो इतने लंबे समय से पाल रहा था, लेकिन कृत्य समाप्त होने के तुरंत बाद उत्साह गायब हो गया। उसकी जगह अत्यधिक भय ने ले ली। उसने अपनी चाची के गतिहीन शरीर को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसने एक भयानक अपराध किया है। उसे अब क्या करना चाहिए? अगर सुनीता होश में आती तो वो उस पर आरोप लगाती। उसे जेल जाना पड़ता। भय ने सब कुछ पर हावी हो लिया। उसने हमेशा के लिए उसका मुंह बंद करने का फैसला किया। उसने अपराध को छिपाने के लिए एक तरीका खोजने के लिए घर के चारों ओर देखा। उसकी नजरें पुराने स्टैंड पंखे पर पड़ीं। उसके दिमाग में एक क्रूर और चालाक योजना कौन थी। वो एक झूठा घटना स्थल बनाएगा। एक बिजली के झटके की दुर्घटना। वो रसोई में भागा, एक फल छीलने वाला चाकू लिया, पंखे के तार में एक साफ कट लगाया, जिससे अंदर का तांबे का तार उजागर हो गया। फिर उसने प्लग को सॉकेट में लगा दिया। उसने सुनीता के बेहोश शरीर को पंखे के पास घसीटा और फिर पंखे को गिरा दिया। इस तरह से व्यवस्थित किया कि कटा हुआ तार उसके शरीर को छू जाए। लेकिन ठीक उस भयावह क्षण में एक और त्रासदी हुई। उसका चचेरा भाई रोहन कैंडी खरीदने के बाद वापस भाग आया था। लड़का घर में दाखिल हुआ और अपनी मां को फर्श पर गतिहीन पड़े हुए देखा। बगल में उसका चचेरा भाई बिजली के पंखे के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। लड़के को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो केवल ये जानता था कि उसकी मां खतरे में है। मां, मां! लड़का घबराकर चिल्लाया और फिर सहज रूप से अपनी मां की ओर भागा। वो दौड़ कर आया, घुटने टेके और अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। ठीक उसी समय लड़के का शरीर एक कंडक्टर बन गया। खुले तार से घातक बिजली सुनीता के शरीर से होकर सीधे लड़के के शरीर में चली गई। मां और बेटे दोनों एक आखिरी बार जोर से कांपे और फिर चुप हो गए। विकास जड़वत खड़ा रहा, अपनी आंखों के सामने के दृश्य को भयावह रूप से देख रहा था। उसका अपने चचेरे भाई को मारने का कोई इरादा नहीं था,
लेकिन उसके आपराधिक कृत्य ने अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे की दुखद मौत का कारण बना। उसके अंदर का भय अब चरम पर पहुंच गया था। उसने जल्दी से घटनास्थल को एक आखिरी बार व्यवस्थित किया ताकि यह एक दुर्घटना की तरह लगे, फिर घबराकर घर से भाग गया। अपने पीछे 2 रिश्तेदारों के शव और एक ऐसा अपराध छोड़ गया जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। विकास सिंह का बयान समाप्त हुआ और पूछताछ कक्ष एक भयानक खामोशी में डूब गया। जांचकर्ता, जिन्होंने अनगिनत कबूलनामे सुने थे, भी दुष्ट की बर्बरता और क्रूरता से कांपने और क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सके। उसका अपराध असफलता से उत्पन्न हुआ, आभासी दुनिया द्वारा पोषित किया गया और विकृत वासना से भड़का। उसने न केवल अपना जीवन नष्ट किया, बल्कि 2 निर्दोष लोगों की जान भी ले ली, एक परिवार की खुशी को नष्ट कर दिया और पीछे रह गए लोगों के दिलों में एक कभी न भरने वाला घाव छोड़ दिया। विकास सिंह का कबूलनामा हालांकि पहले से ही अनुमानित था, फिर भी पूछताछ कक्ष में एक कड़वा स्वाद और एक भयानक खामोशी छोड़ गया। उसके दिमाग में पनपे बीमार विचारों से लेकर उसके क्रूर कार्यों और परिष्कृत धोखे तक, पूरे अपराध को अपराधी ने अपने ही शब्दों में फिर से बनाया था। सुनीता और उसके बेटे की त्रासदी पर पड़े रहस्य के पर्दे को पूरी तरह से हटा दिया गया था, लेकिन उस पर्दे के पीछे जो सामने आया वो एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय सच था। एक ऐसा सच जिसे सबसे अनुभवी जांचकर्ता भी स्वीकार करना मुश्किल पा रहे थे। अपराध किसी अजनबी दुश्मन, किसी बदमाश गुंडे से नहीं, बल्कि परिवार के एक सदस्य, एक भतीजे से आया था, जो पीड़ित को चाची कहकर बुलाता था। पहला बयान विस्तार से दर्ज किए जाने के बाद जांच दल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। कबूलनामा हालांकि महत्वपूर्ण था, मामले की फाइल का केवल एक हिस्सा था। अभियोजन से पहले सबूतों की निष्पक्षता, मजबूती और अकाट्यता सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण जांच प्रक्रिया का पालन किया जाना था, घटनास्थल का पुनर्निर्माण। यह कदम आरोपी के बयान को अपराध स्थल पर एकत्र किए गए भौतिक सबूतों के साथ सत्यापित करने और मिलान करने के लिए था। इसने अभियोजन एजेंसियों को अपराध की प्रगति का सबसे प्रत्यक्ष, जीवंत दृष्टिकोण रखने, अपराधी की भूमिका और विशिष्ट कार्यों को स्पष्ट करने और आरोपी पर जबरदस्ती या दबाव डालकर बयान लेने की किसी भी संभावना को खत्म करने की अनुमति दी। कुछ दिनों बाद एक उदास सुबह विकास सिंह को धारीदार जेल के कपड़ों में उसी घर में वापस लाया गया जिसे उसने एक सांसारिक नरक में बदल दिया था। क्षेत्र के आसपास सुरक्षा उच्चतम स्तर पर कड़ी कर दी गई थी। रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस ने कई घेरे बनाए, जिससे सैकड़ों जिज्ञासुओं और क्रोधित नागरिकों को अंदर आने से रोका गया। ये खबर कि अपराधी पकड़ा गया है और वो पीड़ित का सगा भतीजा है, पूरे क्षेत्र में फैल गई थी, जिससे स्थानीय जनमत में एक भूचाल आ गया था। भीड़ की फुसफुसाहट, घृणास्पद गालियों की आवाजें घेरे के बाहर से गूंज रही थीं, जिससे एक भारी दबाव बन रहा था। जब उसे वैन से बाहर निकाला गया तो विकास खुद जैसा नहीं लग रहा था। वो पतला हो गया था, उसका चेहरा थका हुआ और बेजान था, उसकी आंखें खाली थीं। वो आगे देख रहा था जैसे कि कुछ भी नहीं देख रहा हो। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। अगर 2 पुलिसकर्मियों ने उसे दोनों तरफ से सहारा नहीं दिया होता तो शायद वो गिर जाता। इस जगह पर वापस आना, अपने अपराध के दृश्य का एक बार फिर सामना करना, 19 वर्षीय युवक के लिए सहन शक्ति से परे एक मानसिक यातना लग रहा था। पुनर्निर्माण सीतापुर जिले के लोक अभियोजक के प्रतिनिधि की कड़ी निगरानी में किया गया। पूरी प्रक्रिया को फिल्माया गया, फोटो खिंचवाया गया और विस्तार से दर्ज किया गया। मेजर अजय सिंह सीधे तौर पर संचालन कर रहे थे और सवाल पूछ रहे थे। सुनीता के आकार और रूप के बराबर एक कपड़े का पुतला अपराध को फिर से बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आरोपी विकास सिंह, हमें बताओ कि तुमने उस दोपहर क्या किया था। मेजर सिंह की आवाज तेज और भावहीन थी। विकास कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर एक प्रोग्राम किए गए रोबोट की तरह यंत्रवत चलने लगा। उसने अपने कार्यों को कदम दर कदम फिर से बनाया। उसके शब्द टूटे फूटे और बेजान थे,
उसने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां वो गली के बाहर खड़ा था, अपने चचेरे भाई रोहन को बुलाने, अपनी जेब से पैसे निकालने और उसे कैंडी खरीदने के लिए कहने के दृश्य को फिर से बनाया। फिर वो आंगन में गया, आधा खुला दरवाजा धकेला और घर के अंदर चला गया। उसके सभी कार्य पड़ोसी बूढ़ी औरत के बयान से पूरी तरह मेल खाते थे। बैठक में उसने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां सुनीता खड़ी थी जब वो अभी अभी अंदर आया था। फिर उसने उस दृश्य को फिर से बनाना शुरू कर दिया जहां वो दौड़कर पुतले को गले लगाता है। हालांकि ये सिर्फ एक बेजान पुतला था, लेकिन उसके कार्यों ने गवाहों को घृणा महसूस कराने के लिए काफी थे। उसने संघर्ष, पीड़ित के प्रतिरोध को फिर से बनाया। उसने अपनी गर्दन की ओर इशारा किया और कहा कि उस समय चाची सुनीता ने उसकी गर्दन पर खरोंच दिया था। सबसे भयावह हिस्सा तब था जब उसने गला घोंटने की क्रिया को फिर से बनाया। वो घुटने टेककर अपने दोनों हाथों से पुतले की गर्दन को जोर से दबाया। वो कुछ देर तक उसी मुद्रा में रहा। उसका चेहरा भयावह रूप से भावहीन था। उसके बाद उसने पुतले पर अपना पाश्विक कृत्य किया। हालांकि ये केवल एक सिमुलेशन था, लेकिन ये दुष्ट की नीचता और विकृति को पूरी तरह से चित्रित करने के लिए पर्याप्त था। इसके बाद उसने झूठे घटनास्थल के निर्माण की प्रक्रिया को फिर से बनाया। वो रसोई में गया, एक समान चाकू लिया, बाहर आया और बिजली के पंखे के पास घुटने टेक दिए। उसने बताया कि उसने कैसे तार काटा, प्लग को सॉकेट में लगाया, फिर पुतले को स्थिति में खींचा और पंखे को गिरा दिया। उस समय रोहन वापस आ गया था। अपने चचेरे भाई का जिक्र करते हुए विकास की आवाज कांप गई। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। वो मां को बुलाते हुए अंदर भागा और फिर उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। उसे और कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। पूरी त्रासदी स्पष्ट और दर्दनाक रूप से फिर से बन गई थी। पुनर्निर्माण के अंत में विकास को ले जाया गया। अपने पीछे एक मूक लेकिन भयावह घटनास्थल और सभी गवाहों के दिलों में अत्यधिक गुस्सा छोड़ गया। पुनर्निर्माण के परिणाम ने पुष्टि की कि विकास सिंह का बयान पूरी तरह से सच था। स्थान, कार्यों से लेकर समय अनुक्रम तक सभी विवरण घटना स्थल की जांच और शव परीक्षण के परिणामों के अनुरूप थे। अब मामले में सबूतों की एक पूरी और अकाट्य प्रणाली थी। कबूलनामे और घटना स्थल के पुनर्निर्माण के परिणाम के साथ जांच दल ने आधिकारिक तौर पर जांच चरण को बंद कर दिया। मामले की फाइल पूरी तरह से पूरी हो गई थी। इसमें खोजकर्ता का प्रारंभिक बयान, घटना स्थल की जांच और शव परीक्षण की रिपोर्ट, मौत के कारण पर फोरेंसिक निष्कर्ष, जैविक निशान और विशेष रूप से डीएनए परीक्षण के परिणाम शामिल थे, जो पुष्टि करते थे कि घटना स्थल पर एकत्र किए गए वीर्य और त्वचा कोशिकाएं विकास सिंह की थीं। इसके साथ ही आरोपी के विस्तृत स्वकबूलनामे और जांच पुनर्निर्माण के सभी रिकॉर्ड, चित्र और वीडियो भी थे। प्रत्येक दस्तावेज, प्रत्येक सबूत एक दूसरे से जुड़ी एक कड़ी थी, जो विकास सिंह को उसके अपराध से कसकर बांधने वाली एक लोहे की जंजीर बना रही थी। सीतापुर जिला पुलिस की अपराध शाखा ने अपनी जांच रिपोर्ट जारी की, जिसमें लोक अभियोजक से विकास सिंह पर 2 विशेष रूप से गंभीर अपराधों, बलात्कार और हत्या के लिए मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई। जांच रिपोर्ट ने आरोपी के आपराधिक मनोविज्ञान के विकास का गहराई से विश्लेषण किया, एक युवा की अनियंत्रित गिरावट की प्रक्रिया। इसने बताया कि त्रासदी की उत्पत्ति एक आवेगी संघर्ष नहीं थी, बल्कि कई नकारात्मक कारकों के संचय की प्रक्रिया थी। अकादमिक दबाव और विश्वविद्यालय की परीक्षा में असफलता उसके जीवन का पहला झटका था, जिसने उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को नष्ट कर दिया। परिवार से मदद मांगने या भविष्य को फिर से दिशा देने के बजाय उसने आभासी दुनिया में भागने का रास्ता चुना। ऑनलाइन गेम एक मानसिक अफीम बन गया था, जो उसे अपनी कमजोर वास्तविकता को भूलने में मदद करता था और उसे आभासी शक्ति का एहसास कराता था। उस आभासी वातावरण में उसने धीरे धीरे वास्तविक दुनिया से जुड़ने की अपनी क्षमता, सहानुभूति और नैतिक सीमाओं के बारे में जागरूकता खो दी थी, जब वो अश्लील सामग्री, विशेष रूप से वयस्क फिल्मों के संपर्क में आया। एक मानसिक स्थिति में जो पहले से ही अस्थिर थी और नैतिक नींव की कमी थी।
विकृत यौन इच्छाएं उत्पन्न हुईं और अनियंत्रित रूप से विकसित हुईं। वो फिल्म के दृश्यों और वास्तविक जीवन, वासना और स्नेह के बीच अंतर नहीं कर सका। पीड़ित सुनीता देवी एक सुंदर करीबी चाची, लेकिन नैतिक रूप से एक वर्जित विषय, अनजाने में उसकी विकृत कल्पनाओं को साकार करने का लक्ष्य बन गई। विकास का अपराध केवल वासना को संतुष्ट करने के लिए नहीं था, ये शक्ति के बारे में उसकी विकृत धारणा का भी एक कार्य था। वास्तविक जीवन में वो एक असफल व्यक्ति था, लेकिन जब उसने एक कमजोर महिला पर हमला किया तो उसे वो प्रभुत्व और नियंत्रण की भावना मिली जो उसे अक्सर गेम में मिलती थी। पीड़ित के प्रतिरोध ने उसे जगाया नहीं, बल्कि इसके विपरीत उसकी पाशविक और हिंसक प्रवृत्ति को उकसाया। अपना मुंह बंद करने के लिए हत्या करने और बाद में एक झूठा घटनास्थल बनाने के कृत्य ने एक 19 वर्षीय युवक की अनुभवहीन उपस्थिति के साथ एक भयावह विपरीतता में उसकी क्रूरता और ठंडी गणना को दिखाया। उसने पारिवारिक स्नेह के बारे में नहीं सोचा, उसने परिणामों के बारे में नहीं सोचा। सजा का डर पूरी तरह से उसकी अंतरात्मा पर हावी हो गया था, जिससे वो उस व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो गया था जिसे उसने अपमानित किया था। रोहन की मौत हालांकि अनअपेक्षित थी, उसके आपराधिक कृत्यों की श्रृंखला का प्रत्यक्ष और अपरिहार्य परिणाम भी थी। उसे दोनों मौतों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाना था। पूरी मामले की फाइल, सबूत और आरोपी विकास सिंह को बाद में सीतापुर जिले के लोक अभियोजक को सौंप दिया गया। पुलिस की जांच का चरण समाप्त हो गया था। वे एक विशेष रूप से गंभीर मामले को कम समय में सुलझाने में सफल रहे थे, दुष्ट को प्रकाश में लाते हुए। लेकिन इस जीत से खुशी नहीं मिली। इसने केवल एक दुख और युवाओं के एक हिस्से के नैतिक पतन, परिवार और समाज की देखभाल और शिक्षा में खामियों के बारे में एक गहरी चिंता छोड़ी। न्याय का इंतजार था, लेकिन इस अपराध ने पीड़ित के परिवार और पूरे समुदाय को जो घाव दिए हैं, वे हमेशा दर्द देते रहेंगे। सीतापुर जिला पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जांच रिपोर्ट पूरी करने और पूरी फाइल, सबूत और आरोपी विकास सिंह को लोक अभियोजक को सौंपने के बाद मामले का अभियोजन चरण तत्काल और गंभीरता से शुरू किया गया। अकाट्य वैज्ञानिक सबूतों, विस्तृत कबूलनामे और पूरी तरह से मेल खाने वाले घटनास्थल के पुनर्निर्माण के परिणामों के साथ अभियोजक के पास आरोप पत्र जारी करने के लिए पर्याप्त आधार थे। विकास सिंह पर दो विशेष रूप से गंभीर अपराधों, हत्या धारा 123 खंड 1 और बलात्कार धारा 141 खंड 3 के लिए सीतापुर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। आरोप पत्र में कई गंभीर परिस्थितियों का उल्लेख किया गया था, जैसे कि 2 लोगों की हत्या, 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की हत्या, बर्बर तरीके से अपराध करना और नीच इरादे से अपराध करना। 2018 के अंत में एक पतझड़ के दिन विकास सिंह मामले की सार्वजनिक सुनवाई शुरू हुई। इस मामले ने अपने अनाचारपूर्ण, क्रूर स्वभाव और मां और बेटे दोनों की दुखद मौत के कारण उस शांतिपूर्ण क्षेत्र में एक अभूतपूर्व हलचल पैदा कर दी थी। सुबह से ही सैकड़ों लोग सीतापुर जिला न्यायालय के परिसर में उमड़ पड़े थे। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा और जिज्ञासा थी। वे ठंडे खून वाले दुष्ट का चेहरा अपनी आंखों से देखना चाहते थे और न्याय से सबसे कठोर सजा का इंतजार कर रहे थे। अदालत का हॉल खचाखच भरा हुआ था, एक भी खाली जगह नहीं थी। रमेश कुमार, पति और पिता, जिन्होंने एक ही दोपहर में सब कुछ खो दिया था, पीड़ित के कानूनी प्रतिनिधि के लिए आरक्षित पहली पंक्ति में बैठे थे। वो थके हुए और पतले लग रहे थे। उनकी आंखें धसी हुई और बेजान थीं। वो कटघरे की ओर घूर रहे थे, जहां उनका पापी भतीजा जल्द ही फैसले का सामना करने वाला था। जब अदालत के कमरे का दरवाजा खोला तो 2 पुलिस अधिकारी विकास सिंह को अंदर ले आए। कमरे में सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। विकास पकड़े जाने के दिन से भी बदतर लग रहा था। वो एक कंकाल की तरह पतला था। उसके जेल के कपड़े ढीले ढाले थे। उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे।
जैसे कि उसमें कोई ताकत नहीं बची हो। उसे कटघरे में लाया गया। वो अपना सिर नीचे झुकाए खड़ा था। उसके हथकड़ी लगे हाथ एक दूसरे में बंधे हुए थे और लगातार कांप रहे थे। उसने अपने चाचा की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने उन सैकड़ों आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं की जो उस पर चाकू की तरह चुभ रही थीं। सुनवाई शुरू हुई। औपचारिकताओं के बाद अभिरुजन पक्ष के प्रतिनिधि खड़े हुए और आरोप पत्र पढ़ा। उनकी तेज और स्पष्ट आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आरोपी के भयावह अपराध की पूरी प्रक्रिया को फिर से बनाया। गेम की लत और अश्लील सामग्री के प्रभाव से उत्पन्न विकृत बीमार विचारों से लेकर अपने चचेरे भाई को घर से बाहर निकालने की योजना, अपनी ही चाची पर हमला, गला घोंटना, यौन उत्पीड़न और अंत में एक क्रूर तरीके से एक झूठा घटना स्थल बनाने का कार्य, जिसके कारण मां और बेटे दोनों की अकारण मौत हो गई। आरोप पत्र में प्रत्येक शब्द एक हथौड़े की तरह था, जो न केवल आरोपी पर बल्कि पीछे रह गए लोगों के दर्द पर भी पड़ रहा था। पूरा हॉल खामोश था। केवल पीड़ित के परिवार की ओर से सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। जिरह के दौरान जूरी के सामने खड़े होकर विकास सिंह अब उतना हठी नहीं था जितना कि जब उसे पहली बार पकड़ा गया था। उसने आरोप पत्र में लगाए गए सभी आपराधिक कृत्यों को स्वीकार कर लिया। उसकी आवाज धीमी और टूटी फूटी थी। वो अदालत के सवालों का यंत्रवत जवाब दे रहा था। उसने अपने पूरे अपराध को बिना किसी विवरण के दोहराया, जैसा कि उसने जांच एजेंसी के सामने कबूल किया था। जब मकसद के बारे में पूछा गया तो उसने बस अपना सिर झुका लिया और कहा कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में असफल होने, हताशा, गेम खेलने और बुरे दोस्तों द्वारा गुमराह किए जाने और गंदी फिल्में देखने के कारण उसका दिमाग ठीक नहीं था और वो अपने कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने कहा कि उसका अपने चचेरे भाई को मारने का कोई इरादा नहीं था और उसे बहुत पछतावा है। हालांकि इस समय उसके मुंह से निकले पछतावा के 2 शब्द खोखले और अर्थहीन लग रहे थे, जो उसके द्वारा दिए गए दर्द को शांत नहीं कर सकते थे, न ही दर्शकों के गुस्से को कम कर सकते थे। विकास के लिए नियुक्त वकील भी केवल कुछ कम करने वाली परिस्थितियों को ही प्रस्तुत कर सका, जैसे कि आरोपी का अच्छा चरित्र था। कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उसने ईमानदारी से कबूल किया था, पश्चाताप किया था और जूरी से आरोपी को जीने का एक मौका देने पर विचार करने का अनुरोध किया था। लेकिन वे बचाव के शब्द उस भयानक अपराध, 2 बर्बरतापूर्वक छीनी गई जिंदगियों के सामने बहुत कमजोर और अप्रासंगिक हो गए। बहस तब तनावपूर्ण हो गई जब अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि ने तीखे आरोप लगाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास सिंह का कार्य समाज के लिए विशेष रूप से खतरनाक था, जिसने एक ही समय में आपराधिक कानून द्वारा संरक्षित 2 सबसे महत्वपूर्ण हितों, जीवन और मानव गरिमा का उल्लंघन किया था। उसके कार्य ने न केवल कानून के प्रति अत्यधिक अवमानना दिखाई, बल्कि मानव के सभी नैतिक मूल्यों, बुनियादी नैतिकता और सदाचार को भी रौंद डाला था। आरोपी ने अपनी नीच वासना के लिए अपनी ही चाची, परिवार के एक सदस्य पर बेरहमी से हमला किया था। गला घोटने, यौन उत्पीड़न करने और फिर बिजली से एक झूठा घटना स्थल बनाने के कृत्य ने उसकी क्रूर गणना और मानवता की पूरी कमी को दिखाया। रोहन की मौत हालांकि प्रारंभिक लक्ष्य नहीं थी। आरोपी के आपराधिक कृत्यों की श्रृंखला का प्रत्यक्ष और अपरिहार्य परिणाम थी। इसलिए आरोपी को दोनों मौतों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना था। अभियोजन पक्ष ने जूरी से विकास सिंह के लिए उच्चतम सजा, मृत्युदंड लागू करने का अनुरोध किया ताकि सामान्य निवारण, शिक्षा और कानून की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। सुनवाई का सबसे भावनात्मक और दर्दनाक क्षण तब था जब रमेश कुमार को पीड़ित के प्रतिनिधि के रूप में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े और खड़े रहने के लिए गवाह के कटघरे का सहारा लेना पड़ा। उसने अपने भतीजे को नहीं देखा। उसकी आंखें जूरी की ओर थीं। उसकी आवाज सिसकियों के कारण कर्कश और टूटी हुई थी। अदालत से निवेदन है, मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, उनका क्या दोष था?
मेरा परिवार शांतिपूर्ण और खुशहाल था। केवल एक राक्षस के कारण मैंने सब कुछ खो दिया। मैं काम से घर आया, मेरा घर नष्ट हो गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा बेटा मर गया। ये दर्द मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं केवल अदालत से अनुरोध करता हूं कि वो सही व्यक्ति को सही सजा दे, समाज से बुराई को खत्म करे, ताकि मेरी पत्नी और बेटे को स्वर्ग में शांति मिल सके और किसी और परिवार को मेरे परिवार जैसा दर्द न झेलना पड़े। ये कहते हुए वो खुद को और नहीं रोक सका। वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। उसके रोने से पूरा हॉल खामोश हो गया। कई लोग अपने आंसू नहीं रोक सके। उसका दर्द बहुत बड़ा, बहुत वास्तविक था। ये विकास सिंह के अपराध का सबसे तीखा आरोप था। विचार विमर्श के बाद जूरी अदालत के कमरे में लौट आई। पीठासीन न्यायाधीश ने जूरी की ओर से फैसला पढ़ा। अदालत ने पाया कि आरोपी विकास सिंह का अपराध विशेष रूप से गंभीर, गुंडागर्दी, बर्बर था, जिसके विशेष रूप से विनाशकारी परिणाम हुए, जिससे पीड़ित के परिवार को अपूरणीय शोक और क्षति हुई और जनता में अत्यधिक गुस्सा पैदा हुआ। आरोपी का कार्य नैतिकता, सदाचार और राष्ट्र के रीति रिवाजों के विरुद्ध था। आरोपी को सुधारने या शिक्षित करने की कोई संभावना नहीं थी और उसे समाज से स्थायी रूप से हटा दिया जाना चाहिए। उस आधार पर जूरी ने आरोपी विकास सिंह को हत्या के लिए मृत्युदंड और बलात्कार के लिए 20 साल की कैद की सजा सुनाई। दोनों अपराधों के लिए कुल सजा मृत्युदंड थी। इसके अलावा आरोपी को कानून के अनुसार पीड़ित के परिवार को सभी भौतिक और मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था। फैसला सुनाया गया। पूरे हॉल में पूर्ण खामोशी छा गई, जो फिर लोगों की तालियों और पीड़ित के परिवार के सिसकियों से टूट गई। अंत में न्याय मिल गया था। विकास सिंह ने फैसला सुना, उसके पैर कमजोर हो गए और वह फर्श पर गिर पड़ा। उसे अपने अपराध के लिए उच्चतम कीमत चुकानी पड़ी थी। पुलिस अधिकारी जल्दी से उसे उठाकर अदालत के कमरे से बाहर ले गए, एक ठंडे खून वाले हत्यारे के पापी जीवन को समाप्त करते हुए। मामला बंद हो गया। लेकिन इसके द्वारा छोड़े गए प्रभाव और सबक हमेशा रहेंगे। ये एक गहरी चेतावनी थी कि युवाओं के मनोविज्ञान में टूटन से उत्पन्न होने वाली त्रासदियों के बारे में जब वे असफलता का सामना करते हैं। इसने गेम की लत, अश्लील सामग्री के अनियंत्रित संपर्क के खतरों को दिखाया, जो व्यक्तित्व को नष्ट कर सकते हैं और कमजोर आत्माओं में अपराध के बीज बो सकते हैं। ये मामला परिवार और समाज की भूमिका के बारे में भी एक अनुस्मारक था कि वे जीवन के पथ पर लड़खड़ा रहे युवाओं की देखभाल, सुनने और मार्गदर्शन करने में एक उदासीनता, सही समय पर ध्यान की कमी एक बच्चे को बिना किसी निकास के रास्ते पर धकेल सकती है। विकास सिंह के लिए मृत्युदंड एक उचित सजा थी, कानून द्वारा लाया गया न्याय। लेकिन ये सुनीता और उसके बेटे को वापस नहीं ला सकता, न ही पीछे रह गए पति और पिता के दिल दहला देने वाले दर्द को मिटा सकता। सीतापुर जिले का छोटा सा घर, जो कभी हंसी से गूंजता था, अब हमेशा एक पारिवारिक त्रासदी का मूक गवाह रहेगा। एक दर्दनाक प्रमाण कि इंसान और राक्षस के बीच की रेखा कभी कभी भयावह रूप से पतली होती है। न्याय मिल गया था, लेकिन अपराध ने समुदाय के दिल में जो घाव छोड़ा है, वो वर्षों तक दर्द देता रहेगा। दोस्तों, आप सब हमें कहां-कहां से सुन रहे हैं, कृपया कमेंट में बताएं। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें, ताकि हम सब उसे पढ़ सकें और उसका आनंद ले सकें।